हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक की समरी लेकर आया हूँ, रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखे गए दुनिया की बेस्ट बुक में से मानी जाती है। यह बुक स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्हें पैसों की बहुत ही प्रॉब्लम है। रिच डैड पुअर डैड बुक कि सिर्फ समरी काफ़ी नहीं है आपके लिए। इस समरी को पढ़ने के बाद आप इसकी पूरी बुक ज़रूर खरीदें और पूरा पढ़ें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस समरी को पूरा अगर देख लेंगे तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कि हमें अगर छोटी सी कुछ महंगी चीज़ें भी मार्केट से ख़रीदना हो तो हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। ये जो पैसे की प्रॉब्लम है इसको हमारे स्कूल में कभी नहीं बताया जाता। इसलिए आपको इस पावरफुल बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना चाहिए ताकि हमारे पैसे की जो बेसिक नीड है हम उसको पूरा कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नो वाला बैग चैनल पे। तो आज हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक की जो समरी है उसका पार्ट 2 का बातें करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, और जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज हम बात चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की ज़िंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और पाना लोन रिन्यू करवाते हैं। अब घर की कीमत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी या नहीं ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी उससे ज़्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट्स लगता था। मगर वे ये जानकर हैरान रह गए कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए एक बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वे रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट के बाहर था। बेशक हम ये नहीं कह सके कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि यह समझना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कहीं ही समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे भी एक वजह है। कारण सीधा है, अमीर एसेट खरीदता है जो उनका पैसा दोगुना करता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मज़े में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं? वे तो बस महीने की 1 तारीख का इंतज़ार करते हैं जब उनकी सैलरी आए। सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में ख़त्म हो जाती है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी। फिर अंत में वही रैट रेस चलती रहती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक अपने बुक में रिच डैड पुअर डैड बुक में उन्होंने एक पॉइंट लिखा था, एक कर्ज में डूबा समाज जहां हम रहते हैं। उनका मतलब ये है कि अपने घर को ऐसे समझना ही वो वजह है जो हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोगों की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी तो लोग सोचते हैं कि अब वे बड़ा सा घर ले सकते हैं क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वही पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनका सारा वक्त हाड़ तोड़ मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझकर वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना बोझ होता है कि वे नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते हैं।
अब ज़रा खुद से ये सवाल कीजिए कि आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं, अगर आप अपनी सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेस्ट के बदले आपने लाइबिलिटीज़ ली है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी एक कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्थ के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्थ बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वो एक गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो, अब भले ही वो कार कुछ काम की ना हो। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है जिसके हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपके $6000 खर्चे हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगा। तो सॉल्यूशन ये होगा कि आप अपने एसेट से मिलने वाला पैसा बढ़ा दें। जब वो $6000 मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्थी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ भी देते हैं तो आपके एसेट सारा खर्चा कवर कर लेंगे। आप वेल्थी तभी बन पाएंगे जब अपने खर्चे आपके एसेट की ग्रोथ में कम रहें। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लेसन 3 चैप्टर 3 में उन्होंने ये कहा है कि इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक MBA क्लास में एक स्पीच दी। ये 1947 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार थी, लोगों को प्रेरित करने वाली। स्पीच के बाद जब MBA क्लास के छात्रों ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रे क्रोक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? आप ये बात तो सबको मालूम थी कि वे हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वे हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो ज़मीन के साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा मतलब है कि मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वे टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वे नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उनके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, ना कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही आप बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर, मतलब जो आपने पढ़ा वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वे नौकरी और बिजनेस के बीच के फ़र्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बेकर हूँ, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरे के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर में होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वे एसेट मानने की गलती कर रहे थे दरअसल कभी एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लाइबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी ज़रूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबत शुरू हो जाती है। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलर पर। और फाइनेंशियल सिक्योर होने का यही एक तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा कीजिए और एसेट्स से
मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वे मेरी नज़र में एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। जितना हो सके खर्चे में कटौती करें और लायबिलिटीज़ घटाएं। अब किस तरह एसेट खरीदें और जाननी चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। नंबर 1, ऐसा बिजनेस जहां आपकी मजदूरी ज़रूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाएं, क्योंकि आप वहां ज़्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं नौकरी होगी। नंबर 2, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। नंबर 3, स्टॉक और ब्रांड खरीदें। जब एसेट खरीदें तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उससे आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपका किसी भी चीज़ में मन लगता है, अगर आपको उस प्रोफेशन अच्छा लगता है तो आप वो करें, क्योंकि आप वो करेंगे तो आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बढ़ा कर और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार ना जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदें, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फ़र्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। इतना समझ लेने के बाद अब अगले चैप्टर में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4, लेसन 4, अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द रिचेस्ट पर्सन इन्वेस्ट मनी। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने टेलीफोन इन्वेस्ट करने के बाद उसे पेटेंट करा दिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी। उन्हें ये दाम कुछ ज़्यादा लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेसर तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ जो हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्हें जानी वो ये कि उन सब लोगों को पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। जैसा सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो गए जाएं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस के इल्ज़ाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को, जो कभी कल के दौर में एसेट था वही आज लायबिलिटीज बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया है जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेट रेस से बाहर कैसे निकलें। ये सारी चीज़ें इस गेम से
समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोर्ड जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोर्ड लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोर्ड उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटीज बन गई। उसे अब पता चलता है कि ऐसे तो ये वोट उसकी जान ही ले लेगी। अब ये आइडिया समझ नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई, मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़कर देख पा रही थी, पैसा कैसे काम करता है। इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम अब अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ ले परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है और हम ज़िंदगी की हर परेशानियों के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचते तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने देती और फिर वे बाद में सारा पैसा हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह ज़िंदगी में सही मौक़ों की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग उस बात का एक ही सल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि आपके लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो कि उन्हें पता है पैसा असल चीज़ नहीं है, असली चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ा करने के लिए चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। आइए इसका एक उदाहरण समझें। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बुरे चल रहे थे। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। ऐसे वे इन्वेस्टर को ये एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पैसे अपने पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फ़ोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रोमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने के लिए 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेस्ट किया वे उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये पैसा क्रिएट अपने
इनकम कॉलम में ऐड कर दिया। कुछ सालों बाद ही उनके इस बिजनेस में इतना पैसा क्रिएट हुआ कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट्स के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीज़ें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें फ्री टैक्स एक्सप्रेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों बाद ही जो घर $60,000 में बिका था, अब वो $11 लाख का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वे इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता था और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौके की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप टैक्स भरें। इससे तो अच्छा होगा कि आप पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बने। ये दुनिया कभी एक सी नहीं रहती। जो आज है कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का दौर चलता रहेगा। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हैं तो, क्योंकि आप तो हर हालत के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उस मौके को लपकने की। अमूमन हम दो तरह इन्वेस्ट देख सकते हैं। पहले वो जो पैकेज इन्वेस्ट खरीदते हैं और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। इनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल्स को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी ना ढूंढ सके हो। याद रखें, आपकी दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखें भी नहीं देख पाए। नंबर 2, पैसा बढ़ाइए। जब पैसे की ज़रूरत पड़े, मिडिल क्लास केवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ाकर कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वे होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चुनें। मुझे मालूम है कि ये सब आपके लिए कुछ ज़्यादा है, मगर इसके रिवार्ड्स शानदार हैं। ज़िंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख कर ही आप अमीर बन पाएंगे। लेसन 5, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी हमेशा कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में एक बात कही है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने की स्टाइल से बेहद प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही। इस पर रॉबर्ट सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे ये भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका टैलेंट कभी नहीं काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उस लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं काम कर सकते।
तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ा फ़र्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच था वो ये, गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो स्कूल हमें रिवार्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज़ में महारत के लिए। इसका एक उदाहरण देखिए, जब डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं उसके बाद किसी एक स्पेशल फील्ड में डॉक्टरेट करते हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक या कुछ और, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड में महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे, चीज़ें कैसे काम करती है, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपको नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मैरीन कॉपर्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़ें। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और ज़ेरॉक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। उन्हें ये नौकरी किसी फ़ायदे के लिए नहीं करनी थी। वे इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ज़ेरॉक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकामयाब रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने अमीर डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाएं, और ज़्यादातर वर्कर्स भी जी फाड़कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाएं। इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फ़ायदे से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुनें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी वास्तव में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं। वह एक उद्यमी, निवेशक मतलब इन्वेस्टर, प्रेरक, वक्ता, लेखक और वित्तीय ज्ञान कार्यकर्ता भी हैं। वह एक जापानी अमेरिकी हैं जिनका जन्म हिलो, हवाई में हुआ था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो? तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को हमेशा फॉलो करते रहें, और हम आपके लिए कुछ नए वीडियो का कलेक्शन हमेशा लाते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।